हसनों में रंग समोता रहा हूँ मैं, ना किसी का आंचल थाम के रोता रहा हूँ मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों से आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों हमारा चल रहा था, ठीक है, राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के अंदर हम राजस्थान हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 के अंदर जाना चौहान वंश क्या है, फिर हमने अलग अलग चौहान वंश की शाखाएं जिसमें सांबर के चौहान वंश को एक ही वीडियो में सल्टा दिया। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम आपके सामने अजमेर का चौहान वंश पढ़ेंगे दोस्तों, और अजमेर का चौहान वंश इसी वीडियो में सल्टा देंगे दोस्तों। ठीक है, मैं दिल खोल के पढ़ूंगा दोस्तों, आपको भी दिल खोल कर ही पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अजमेर का चौहान वंश पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। पूरा एक ही वीडियो में सल्टा दूंगा दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी भी चल रही है तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कीजिएगा दोस्तों। मैं राजस्थान जीके करवा रहा हूं सबसे पहले। तो अजमेर का चौहान वंश देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, जैसे प्रमुख शासक, सबसे पहले देखो अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता होगा। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए? अजमेर के चौहान वंश के सबसे पहले संस्थापक की बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, पहले नंबर पर लिखता हूं दोस्तों, शासक जो आता है वो आता है अजय राज। कौन आता है दोस्तों? अजय राज। ठीक है, अजय राज। मैं बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए दोस्तों? अजय राज। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर लिखता हूं, देखो अजय राज के बाद में कौन आते हैं दोस्तों? अजय राज के बाद में आते हैं अरुणोराज। कौन आते हैं? अरुणोराज। तो प्रमुख दूसरे शासक रहे हैं अरुणोराज, ये भी आपको ध्यान रखना है, अरुणोराज। ठीक है, अन्ना जी भी लिखा मिलता है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं दोस्तों, अजयराज, अरुणोराज, फिर जो आते हैं वो आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन आते हैं दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, ये आपको ध्यान रखना है, विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद चौथे नंबर पर मैं यहाँ पर लिखता हूं दोस्तों, देखो चौथे नंबर पर जैसे नंबर पर लिखते हैं सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर। देखो दोस्तों मेन जो शासक मैं जो करवा रहा हूं उन्हीं को लिख रहा हूं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में एक पृथ्वीराज प्रथम आता है, सॉरी पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड आता है दोस्तों। मैं पृथ्वीराज सेकंड यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सोमेश्वर लिख रहा हूँ। सोमेश्वर के बाद में अगला जो शासक आता है दोस्तों, कौन आता है भाई? सोमेश्वर के बाद में अगला शासक आता है दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। कौन आता है? पृथ्वीराज प्रथम। ये आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज पृथ्वीराज में प्रथम बोल रहा हूं दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड आएगा, पृथ्वीराज थर्ड। सांबर के चौहान वंश में आ गया था पृथ्वीराज प्रथम। तो इसके बाद देखो विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज सेकंड आता है और ये पृथ्वीराज थर्ड है। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना गया दोस्तों, आपको पता होगा। ये पृथ्वीराज तृतीय, इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर है। छठवें नंबर पर मैं यदि बात करता हूं, पृथ्वीराज तृतीय के बाद में जो अगला आता है शासक, देखो वो आता है गोविंदराज। और आपको पता होगा दोस्तों यहां से एक जो है नई शाखा प्रारंभ हो जाती है गोविंदराज के बाद में। गोविंदराज के बाद में एक नई शाखा प्रारंभ हो जाती है। 1194 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर की जो है वो चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में। तो रणथंभौर की शाखा का प्रारंभ होता है 1194 से। देखो सबसे पहले देख रहे हैं अजयराज। शासनकाल दोस्तों देखो 1113 से लगाकर 1113 से 1133 तक जो है वो किसका शासनकाल चला? अजयराज का। फिर अरुणोराज जी आते हैं 1133 से लगाकर 1133 से 55 तक जो शासन करते हैं वे अरुणोराज जी करते हैं। फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो शासन करते हैं ये करते हैं भाई 1167 से, देखो 1158 से, सॉरी 1158 से लगाकर 1158 से 1167 तक जो शासन करते हैं ये करते हैं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। फिर आते हैं सोमेश्वर जो 1169 से लगाकर 1177 तक शासन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में आते हैं पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से लगाकर 1192 तक शासन करते हैं। ठीक है, और फिर तो आप सभी को पता है कि भाई रणथंभौर की शाखा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये प्रमुख शासक हो गए दोस्तों। अब देखो ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अजयराज। तो दोस्तों अजयराज को हम पढ़ने वाले हैं, तो अजयराज नोट साथ साथ में बनाते रहना आप सभी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अजयराज। तो पहला पॉइंट आप इनसे लिखेंगे
कि अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक हो गए दोस्तों अजयराज। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए? अजयराज। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये जो अजयराज है दोस्तों ये शिव भक्त थे, शिव जी के क्या थे? ये भक्त थे, ठीक है। और इनका जो समय है दोस्तों, अजयराज का जो समय है वो चौहानों के यानी साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। इनका जो समय है वो चौहानों का क्या माना जाता है? साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय जो है वो माना जाता है। अजयराज का जो समय है 1113 से 33 का समय, ये चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। अब यहां पर अजयराज की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अजयराज देखो, इन्होंने मालवा का शासक था दोस्तों नरवर्मन, मालवा का शासक था नरवर्मन, ठीक है। नरवर्मन जो है वो मालवा का शासक था। इसके अलावा एक तुर्क शासक था शहाबुद्दीन, तुर्क शासक था दोस्तों शहाबुद्दीन। मालवा का शासक नरवर्मन, तुर्क शासक शहाबुद्दीन और गुजरात का एक शासक था दोस्तों मूलराज फर्स्ट, ठीक है, मूलराज प्रथम। इन तीनों को हराया था दोस्तों। किसने हराया था भाई? तीनों को हराया, इन तीनों को जो है वो हराया था किसने? अजयराज ने, ठीक है। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन, तुर्क शासक शहाबुद्दीन और गुजरात के मूलराज प्रथम तीनों को हराया था भाई अजयराज ने, ठीक है, इनको हरा दिया था। इसके बाद आप देखो 5वें नंबर पर 5वां पॉइंट आप लिखेंगे, जो अजयराज है इनकी पत्नी का नाम था सोमलवती। ये देखिएगा पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सोमलवती, ठीक है। यहाँ पर पत्नी का नाम लिख रहा हूं मैं, पत्नी का नाम है सोमलवती या सोमलेखा भी लिखा मिलता है, सोमलवती या सोमलेखा। इनके नाम पर क्या है? अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, देखिएगा चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। देखो अजयराज ने अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा इनके नाम पर चांदी के सिक्के चलाए। जो सिक्के थे उनके नाम थे अजय प्रिया, देखिएगा अजय प्रिय और द्रुम्स नाम से जो है वो सिक्के चलाए थे, ठीक है। किस नाम से? अजय प्रिय द्रुम्स नाम से सिक्के चलाए थे अजयराज ने। इसके अलावा दोस्तों अजयराज की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अजयराज जो है, ये अजयराज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 1113 के अंदर दोस्तों जो है एक दुर्ग बनाया था दोस्तों भाई, अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? तो अजमेर दुर्ग की स्थापना दोस्तों अजयराज ने ही की थी। ध्यान रखना 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग बनाया था और अजमेर शहर बसाया था, अजमेर शहर भी इन्होंने बसाया था और अजमेर दुर्ग बनाया था 1113 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना दोस्तों, देखिएगा देखो अजयराज जो है अपना जो राजकार्य है वो अरुणराज को सौंप कर ये खुद जो है पुष्कर में तपस्या के लिए चले जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अजयराज जो है वो अपना राजकार्य जो है वो किसे सौंप कर पुष्कर में चले जाते हैं तपस्या के लिए? तो अरुणराज को सौंप कर ये पुष्कर में तपस्या के लिए चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया? अजमेर दुर्ग बनाया था दोस्तों, अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। अब एग्जाम में कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जो अजमेर दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना अजमेर दुर्ग दोस्तों गटबिटली पहाड़ी पर यह दुर्ग बसा हुआ है दोस्तों। ध्यान रखना गटबिटली पहाड़ी पर यह दुर्ग जो है बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। राजपूताने की क्या कहा जाता है दोस्तों? राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहते हैं? तो अजमेर दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय दोस्तों अजमेर दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर जिले को भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। देखो ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो अजमेर दुर्ग को। इसी प्रकार से प्रमुख इसके और नाम हो गए, इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग के नाम से। तो ये प्रमुख एक ही नाम है दोस्तों। अगर ऑप्शन में राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है तो आप तारागढ़ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अजमेर दुर्ग भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सभी एक ही नाम हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अजमेर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? गटबिटली पहाड़ी पर। इसे राजपूताने की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा, तारा के नाम पर इसका नाम पड़ा तारागढ़। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसी दुर्ग में दोस्तों रूठी रानी का मेल है, रूठी रानी का मेल। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि रूठी रानी का मेल किस दुर्ग में है? तो रूठी रानी का जो मेल है, रूठी रानी का मेल, ये इसी दुर्ग में है दोस्तों, रूठी रानी का मेल है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो यहां पर रूठी रानी का मेल है, मीरान शाह की दरगाह है, घोड़े की मजार है। देखो घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, घोड़े की मजार है। इसके अलावा मीरान शाह की दरगाह, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, यहां पर, ठीक है, मीरान शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीरान शाह की दरगाह दोस्तों अजमेर दुर्ग में ही है। मीरान शाह की दरगाह है, घोड़े की मजार है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी दुर्ग में घूंघट, बांद्रा, इमली नामक बुर्जे हैं।
घूंघट बांद्रा इमली नामक बुर्जे, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। इसी दुर्ग में घूंघट बांद्रा इमली नामक बुर्जे हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं घूंघट, देखो घूंघट, इसके अलावा बांद्रा, ठीक है, घूंघट बांद्रा नामक, घूंघट बांद्रा इमली, ठीक है, घूंघट बांद्रा इमली नामक क्या है, बुर्जे हैं, बुर्ज, बुर्ज, ध्यान रखना बुर्जे हैं, ठीक है, ये बुर्जों के नाम है। प्रश्न पूछा गया था कि घूंघट बांद्रा इमली नामक क्या है, तो ये अजमेर दुर्ग की बुर्जों के नाम है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। मैंने आपको अभी कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको ये पढ़ाया भाई अजयराज के बारे में। अजयराज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अजयराज है ये अजमेर के चौहान वंश के क्या है, संस्थापक हैं, और अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक हैं। इसके अलावा ये शैव भक्त थे, और इनका साम्राज्य जो है, इनका जो समय है वो साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है दोस्तों 1113 से 33 का ये समय, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा कि अजयराज ने कौन सा दुर्ग बनाया दोस्तों, अजमेर दुर्ग, अजमेर शहर बसाया कब, 1113 के अंदर। अब ये जो जानकारी मैंने अजयराज के बारे में बताई, अब यहां पर मैं बात करता हूं दोस्तों अर्णोराज की। किसकी बात कर लेता हूं, अर्णोराज की। तो एक बार आप सभी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको स्पेस नजर आए। बिल्कुल मैं देख लेता हूं आपको नजर आ रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं इसको जूम कर देता हूं, बिल्कुल बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं प्रमुख आगे। अब प्रमुख आगे देख लेते हैं। अगला जो शासक आता है दोस्तों अर्णोराज। तो अर्णोराज के बारे में देखते हैं। तो बिल्कुल मैं इसको मिटा रहा हूं अब, ठीक है, अब मिटा देता हूं। अपने अजयराज तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। अजयराज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको यहां पर अच्छे से बता दिए हैं। अब आगे जो अगला शासक आता है भाई अपना अर्णोराज। देखो अर्णोराज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अर्णोराज से संबंधित जानेंगे। अर्णोराज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शासन कब से कब तक चला भाई। अर्णोराज का शासन कब से कब तक चला, आपको पता चल गया होगा। 1133 से 1155 का जो समय है वो अर्णोराज का समय है। अर्णोराज की बात करें तो देखो इनकी एक उपाधि मिलती है, उपाधि देखो यहां पर उपाधि लिखना आप, ठीक है, उपाधि। इनकी क्या उपाधि है, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो की थी दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि परमेश्वर महाराज धीराज, परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर महाराज धीराज, परमेश्वर महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी अर्णोराज ने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों, अर्णोराज ने क्या किया, पुष्कर में, देखो पुष्कर में जो है वो शिवजी के मंदिर का निर्माण किया था, शिवजी के मंदिर का निर्माण। तो पुष्कर में शिवजी के मंदिर का निर्माण भी किया था अर्णोराज ने। इसके अलावा दोस्तों अर्णोराज ने दोस्तों पुष्कर के अंदर ही वराह मंदिर बनाया था, वराह मंदिर, देखिएगा वराह मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने ही किया था। वराह मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो इसका निर्माण किया था अर्णोराज ने, ठीक है, अर्णोराज ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना भाई इस मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, जीर्णोद्वार, देखो निर्माण जो है जीर्णोद्वार, देखो जीर्णोद्वार करो, निर्माण तो भैया हमारे हो गए अर्णोराज जी, जीर्णोद्वार करवाया था समर सिंह ने। किसने करवाया था, समर सिंह ने इस वराह मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। देखो दोस्तों जहांगीर का आपने नाम सुना होगा, मुगल वंश का शासक है जहांगीर ने क्या किया, इस वराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसने वराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया था, तो जहांगीर ने, ठीक है, पानी में फेंकवा दिया था दोस्तों, पानी में फेंक दिया था, आप लिख सकते हैं पानी में फेंक दिया था, ठीक है, वराह की मूर्ति को पानी में फेंक दिया था जहांगीर ने। और अर्णोराज के दरबार में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अर्णोराज के दरबार में दो कवि रहते थे, एक देवबोध और धर्मबोध, ठीक है, विद्वान रहते थे, देवबोध और धर्मबोध नामक दो विद्वान रहते थे। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अर्णोराज के दरबार में कोई दो विद्वानों के नाम बताओ, देवबोध और धर्मबोध, ये प्रमुख दो विद्वान रहते थे अर्णोराज के दरबार में। इसके अलावा दोस्तों अर्णोराज की यदि मैं बात करता हूं तो अर्णोराज ने क्या किया था, अर्णोराज ने, आप सभी को पता होगा, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण किया था। एक झील है दोस्तों अन्ना सागर झील, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अन्ना सागर झील का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने ही करवाया था। अन्ना सागर झील, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1133 से 1137 में, ठीक है, 1133 से 37 के बीच इस अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ। यानी 1137 आप लिख सकते हैं कि अन्ना सागर झील का निर्माण कंप्लीट हो जाता है 1137 में। तो देखो 1137 में तुर्कों के खून से रक्त रंजित धरती को साफ करके चंद्रा या लूणी नदी पर दोस्तों किस झील का निर्माण होता है, अन्ना सागर झील का निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1137 में
तुर्कों के खून से रक्त रंजित धरती को साफ करके चंद्रा या लूणी नदी पर दोस्तों झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम है अन्ना सागर झील। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरुणराज ने, यानी अन्ना जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अरुणराज से संबंधित आगे हम बात करते हैं। अब इनका विवाह भी करवा देते हैं। देखो इनका विवाह दोस्तों मरु प्रदेश की एक राजकुमारी थी सुधवा। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, मरु प्रदेश की राजकुमारी, मरु प्रदेश की एक राजकुमारी थी, मरु प्रदेश की राजकुमारी, मरु प्रदेश की राजकुमारी कौन थी दोस्तों? सुधवा। ठीक है, सुधवा के साथ दोस्तों जो है किसका विवाह होता है? अरुणराज का विवाह होता है। 2 टाबरियों का जन्म होता है दोस्तों, 2 पुत्रों का जन्म होता है। ठीक है, 2 टाबरों जन्म हुए। अब कौन कौन से टाबर? एक तो है विग्रहराज चतुर्थ, देखिएगा विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे काम करते हैं विग्रहराज चतुर्थ आगे। और एक है भाई अपने ध्यान रखना जगदेव। ठीक है, देखो यहां पर मैंने अभी तक बताया कि जो अरुणराज हैं मरु प्रदेश की राजकुमारी है सुधवा, सुधवा के साथ विवाह होता है तो 2 बच्चों का जन्म होता है, एक विग्रहराज चतुर्थ, एक है जगदेव। ये जगदेव क्या करता है दोस्तों? अरुणराज की हत्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है दोस्तों, पिताजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि चौहान, देखो चौहान वंश का यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ यानी कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो इसे जगदेव को दोस्तों ध्यान रखना, इसे जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता कहा जाता है, चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को। इन्होंने अपने पिताजी अरुणराज की हत्या कर दी थी, इसीलिए चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। यह प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अरुणराज जी कहते हैं कि ठीक है मैं एक और शादी करूंगा भाई। अरुणराज जी ने एक और शादी की थी। देखो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, सुधवा से की, इसके बाद और शादी करते हैं। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना, बाद में होती है हत्या, पहले कर देता है शादी पे अरुणराज जी। देखो इन्होंने शादी की थी, एक राजकुमारी और है दोस्तों अपना जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कंचन देवी। देखो कंचन देवी भी लिखा मिलता है, कंचन देवी भी लिखा मिलता है। तो देखो अगली जो इनकी वाइफ है, पत्नी जो है वो है कंचन देवी। ठीक है, कंचन देवी, कंचन देवी या कंचन देवी दोस्तों ध्यान रखना, कंचन देवी भी हो सकता है। तो कंचन देवी के साथ इनका विवाह होता है, किनका? अरुणराज जी का। तो कंचन देवी से दोस्तों जो है पुत्र का जन्म होता है, वो है दोस्तों आगे चलकर उनका नाम है भाई सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर। तो ध्यान रखना कंचन देवी के जो पुत्र हुआ वो हुआ सोमेश्वर। ठीक है, कंचन देवी के कौन सा पुत्र हुआ? सोमेश्वर। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। फिर जो अगले शासक यहाँ पर जो बनते हैं वो बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि जो है इनका अरुणराज जी का ही पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, यानी जो सुधवा की राजकुमारी से विवाह हुआ था तो विग्रहराज चतुर्थ का जन्म हुआ था, तो विग्रहराज चतुर्थ आगे बढ़ते हैं। फिर बनते हैं कंचन देवी का पुत्र यानी सोमेश्वर, फिर बाद में बनता है। तो हम यहाँ पर अरुणराज जी संबंधित ये प्रमुख फैक्ट जाने हैं, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो ये हमारा अरुणराज कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे प्रमुख विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। विग्रहराज चतुर्थ, तो मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये अरुणराज हो गए। अब देखते हैं प्रमुख विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो यहां तक आपने अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखकर याद करना है दोस्तों, अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो ये से बनेंगे, इनको अच्छे से आपको याद करना है। चलो दोस्तों अब मैं आगे यहां पर बताने वाला हूं। हमारे 2 शासक हो गए, पहला शासक अपने अजयराज हुए, दूसरे अरुणराज जी हो गए। अब देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ, ये देख लेते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ये विग्रहराज चतुर्थ, देखो आपको ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1158 से लगाकर 1100 यहाँ पर 67 लिखा हुआ है दोस्तों, आप 63 कर देना। ठीक है, 1158 से 1163 तक दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का शासन चला था। विग्रहराज चतुर्थ, इनके जैसे प्रमुख उपनाम देख लेते हैं। सबसे पहले उपनाम, तो देखो इन्हें उपनाम में हम देखते हैं तो इन्हें बिसल देव कहा जाता है दोस्तों। उपनाम क्या है इनका? बिसल देव। इन्हें बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, बिसल देव। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखो एक इन्हें जो है कवि बांधो की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि बांधो की उपाधि। कवि बांधो की उपाधि दी थी दोस्तों जयनक ने। किसने दी थी? जयनक ने दोस्तों कवि बांधो की जो है वो उपाधि दी थी। और ध्यान रखना दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। ध्यान रखना इनका जो समय है वो चौहानों का क्या माना जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन हमने ये देखा था कि किसका समय, किनका समय चौहानों का साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है? तो चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है अजयराज का समय। ठीक है, अजयराज का जो 1113 से 33 के बीच का जो समय है वो चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय है। और चौहानों का स्वर्णकाल, ये देखो विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है 1158 से 63, ये चौहानों का जो है वो स्वर्णकाल माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित, देखो इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है
कि दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था? दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख, तो देखो विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख लिखवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो विष्णु का अवतार भी हो गए, ठीक है, विशलदेव हो गए, तो ये प्रमुख इनके क्या हो गए? उपनाम हो गए। अब देखो इन्होंने एक अच्छा काम भी किया था, आप सभी को पता होगा, संस्कृत पाठशाला, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, संस्कृत पाठशाला। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। देखो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। देखो इसी संस्कृत पाठशाला को दोस्तों तोड़ देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों इसे तोड़कर क्या बना देता है? मस्जिद बना देता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे तोड़कर मस्जिद में बदल देता है, किसे? संस्कृत पाठशाला को, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़कर मस्जिद में बदल देता है। तो बताया जाता है कि ये राजस्थान की क्या थी? प्रथम मस्जिद थी, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद पूछे तो संस्कृत पाठशाला दोस्तों राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी, ठीक है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा जाए कि इस मस्जिद की जो डिजाइन है वो किसने तैयार की थी? तो अबू बकर ने। देखो अबू बकर, ठीक है, अबू बकर ने इस मस्जिद की जो है वो डिजाइन तैयार की थी। आपको ध्यान रखना है कि देखो संस्कृत पाठशाला को ही दोस्तों जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। जॉन मार्शल ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। आपको ध्यान रखना 2.5 दिन का झोपड़ा किसे कहा जाता है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों इसे संस्कृत पाठशाला को कहा है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। मैं यहां पर लिख रहा हूं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी संस्कृत पाठशाला को कहां है दोस्तों? ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत पाठशाला है ये अजमेर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देखो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? टोड क्या कहते हैं भाई? टोड देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन व परिष्कृत नमूना जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े को कहा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन व परिष्कृत नमूना है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था 2.5 दिन के झोपड़े के संबंध में कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन व परिष्कृत नमूना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसी संस्कृत पाठशाला को 16 खंभों की मस्जिद बताया गया है। इसे 16 खंभों की क्या कहते हैं? 16 खंभों की मस्जिद कहते हैं। 16 खंभों की मस्जिद इसे कहा जाता है, ठीक है, 16 खंभों की मस्जिद। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। संस्कृत पाठशाला, सबसे पहले संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है, विशलदेव ने। नाम मिलते हैं इनके अलग अलग, उपनाम भी हमने देखे हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़कर मस्जिद में बदल देता है और ये बताया जाता है कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी और इस मस्जिद की डिजाइन जो है वो अबू बकर ने तैयार की थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है हमारे सामने आते हैं जॉन मार्शल, जो कहते हैं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का क्या है? झोपड़ा है। और कर्नल जेम्स टोड जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े को सबसे प्राचीन व परिष्कृत नमूना बताते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रमुख यहाँ पर हमारे पॉइंट हो गए हैं। इसे 16 खंभों की मस्जिद भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की और बात करते हैं तो इन्होंने एक नाटक लिखा था दोस्तों, नाटक देखिएगा, एक नाटक लिखा था। उस नाटक का क्या नाम है? एक नाटक है दोस्तों हरिकेली नाटक। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, हरिकेली नाटक। ये नाटक लिखा था हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किसने लिखा था? तो हरिकेली नाटक दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। हरिकेली नाटक की यदि मैं बात करता हूं तो इस नाटक की जो भाषा है वो संस्कृत थी। इस नाटक की भाषा किस प्रकार की थी? तो इस नाटक की भाषा जो है वो संस्कृत थी दोस्तों। देखो हरिकेली नाटक की कई पंक्तियां जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई थी। हरिकेली नाटक की जो कई पंक्तियां है वो 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई थी। इसमें किरात यानी शिकारी के भेष में शिव व अर्जुन के मध्य संवाद है, ये भी इसमें बताया गया है। हरिकेली नाटक में शिकारी के भेष में शिव व अर्जुन के मध्य संवाद बताया गया है। इसकी भाषा किस प्रकार की थी? तो इसकी भाषा जो है वो संस्कृत थी, ठीक है, हरिकेली नाटक। इसकी कुछ पंक्तियां जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई थी, ठीक है। और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी लिखी गई थी इसी हरिकेली नाटक की पंक्तियां। चलो इस प्रकार से ये आपको याद करना है। तो ये हमारे कौन हो गए दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ हो गए। अब विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित आपको एक ग्रंथ भी पूछे जाते हैं। एक देखिएगा, एक यहाँ पर जो ग्रंथ आएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, तो ग्रंथ देख लेते हैं। ग्रंथ है आपके सामने जैसे विशलदेव रासो। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विशलदेव रासो ये ग्रंथ किसने लिखा था? विशलदेव रासो। तो विशलदेव रासो ये ग्रंथ जो है दोस्तों, विशलदेव रासो आपको नजर आ रहा है, ये लिखा था नरपति नाले ने। किसने लिखा था? नरपति नाले ने। नरपति नाले ने दोस्तों ये ग्रंथ लिखा था विशलदेव रासो। एक है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, देखिएगा, एक अपना विशलदेव रासो हो गया और एक है अपना विशलदेव रासो विग्रहराज चतुर्थ। एक ग्रंथ और कौन सा था भाई? ललित विग्रहराज। ये ग्रंथ कौन सा था? ललित विग्रहराज। ध्यान रखना, एक ग्रंथ मुझे याद आ गया, ललित विग्रहराज, ठीक है, ललित विग्रहराज। ललित
विग्रहराज। जो ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है दोस्तों, ये लिखा था दोस्तों सोमदेव ने। किसने लिखा था? सोमदेव ने। देखो सोमदेव ने दोस्तों ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, विशलदेव रासु ग्रंथ लिखा था नरपति नाले ने, इसके अलावा ललित विग्रहराज ये ग्रंथ लिखा था सोमदेव ने। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हमने जाने हैं। अब आगे बात करते हैं अपना अगला जो शासक आता है वो आता है दोस्तों सोमेश्वर। कौन आता है दोस्तों? सोमेश्वर। ये सोमेश्वर अगले शासक आ गई हैं। देखो सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर के पिताजी कौन है? अरुणराज जी हैं। और विग्रहराज चतुर्थ के पिताजी कौन है? अरुणराज जी हैं। ये आपने देखा अभी भी। सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर ने दोस्तों देखो अपने पिता के नाम की यानी अरुणराज की मूर्ति बनाकर नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया था। सोमेश्वर ने क्या किया? अपने पिताजी अरुणराज की मूर्ति बनाई थी और एक नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया था। और इनका विवाह भी होता है दोस्तों सोमेश्वर का अनंगपाल तोमर की एक पुत्री है कर्पूरी देवी। अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ होता है, जिससे 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक है हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, एक पृथ्वीराज तृतीय है, एक है भाई अपने यहाँ पर तृतीय, एक इनका नाम है हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। ठीक है, सोमेश्वर अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ विवाह होता है, जिनसे 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक पृथ्वीराज तृतीय है और एक है हरिराज। ठीक है, तो फिर हम सोमेश्वर के बाद में पढ़ते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित दोस्तों एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या है कि एक बार जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं प्रमुख। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं प्रमुख दोस्तों सोमेश्वर से संबंधित आपको यही पॉइंट ध्यान रखने दोस्तों। सोमेश्वर तो क्या है? सोमेश्वर ने अपने पिता यानी अरुणराज की मूर्ति बनाई और एक नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद सोमेश्वर में आपको यह ध्यान रखना कि भाई सोमेश्वर के जैसे 2 पुत्र होते हैं, अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ विवाह होता है और 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक तो पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है, एक है भाई हरिराज। तो ये ध्यान रखना है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अगला शासक जो आता है दोस्तों हमारे सामने पृथ्वीराज तृतीय, जो काफी फेमस शासक है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय को हम पढ़ लेते हैं। फिर ये गोविंदराज, तो दोस्तों आपको पता है कि गोविंदराज का तो कोई मतलब नहीं है। गोविंदराज ने क्या किया? गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर की शाखा जो है प्रारंभ कर दी, यानी रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो गोविंदराज। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय ये प्रमुख शासक होता है अंतिम अपने अजमेर के चौहान वंश का। तो मैं इनको मिटा रहा हूं दोस्तों, फिर पृथ्वीराज तृतीय यहां पर लिखते हैं और इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय हमारा जो है वो अगला शासक बचता है। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देख लेते हैं एक बार फटाफट सभी। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ में दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलो हम बात करते हैं अपने पृथ्वीराज तृतीय की। किसकी बात कर लेते हैं? पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ये आते हैं भाई अपने अगले शासक। तो पृथ्वीराज तृतीय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का जन्म जो है वो कब हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है दोस्तों 1166 में। कब होता है? 1166 ईस्वी में होता है। कहां होता है? अहिलपाटन। देखो अहिलपाटन गुजरात के अंदर, अहिलपाटन गुजरात में दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का जो है वो क्या होता है? जन्म होता है। अभी हमने देखा था इनके पिताजी का नाम क्या है, अभी हमने देखा था, तो पिताजी का नाम बताओ आप सभी फटाफट। पिताजी का नाम था सोमेश्वर। पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। और सोमेश्वर की पत्नी का नाम क्या है बताओ? सोमेश्वर की पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी, यानी पृथ्वीराज तृतीय के कौन? माताजी कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी, ठीक है, पर कर्पूरी देवी यानी इनकी माता का नाम था। पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। इसके अलावा पृथ्वीराज में आपको ध्यान रखना है कि उपनाम, पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख उपनाम क्या है? तो पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख उपनाम है दोस्तों, इन्हें राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथोरा, ठीक है, राय पिथोरा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक उपाधि है दल पंगल की। ठीक है, दल पंगुल की इनकी उपाधि है। दल पंगुल यानी विश्व विजेता की इनकी उपाधि है। दल पंगुल विश्व विजेता। इसके अलावा अंतिम हिंदू सम्राट है ये दोस्तों। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट आप लिख सकते हैं कि ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ये अंतिम हिंदू क्या है? सम्राट है, अंतिम हिंदू सम्राट। आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था, तो भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू। और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? तो हिंदू सम्राट है पृथ्वीराज तृतीय। आपको और क्या क्या याद रखना है दोस्तों? आपको ये याद रखना है कि जो पृथ्वीराज तृतीय है, ये जो पृथ्वीराज तृतीय है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1178 के अंदर दोस्तों, 1178 की बात है, इन्होंने 1178 में नागराजुन का दमन किया था। किसका दमन किया था? नागराजुन का जो दमन है, नागराजुन का दमन कब किया था भाई? 1178 में। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। इसी प्रकार से 1182 की बात है, 1182 में दोस्तों भंडानको का दमन किया था। किनका दमन किया था? भंडानको का। भंडानको का जो दमन है, भंडानको का दमन, ये 1182 में किया गया था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित आपको ध्यान रखना है, इन्होंने देखिएगा एक आपने युद्ध सुना होगा तुमुल का युद्ध। ठीक है, तुमुल का युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध कब होता है भाई? तुमुल का युद्ध, ये जो तुमुल का युद्ध है, ये तुमुल का युद्ध होता है 1182 में। ठीक है, तुमुल का युद्ध 1182 में।
तुमुल का युद्ध 1182 में। इनके प्रमुख विजय हैं जैसे दोस्तों महोबा विजय, ठीक है, महोबा विजय। महोबा का शासक था दोस्तों परमर्दीदेव चंदेल। तो महोबा इनकी विजय होती है, किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तुमुल का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय थे और एक महोबा के शासक थे दोस्तों परमर्दीदेव चंदेल। परमर्दीदेव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध होता है तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में। तो ये प्रमुख इनकी विजय थी, महोबा विजय, पहली विजय। इसी प्रकार से इनकी एक अगली विजय है दोस्तों, तुमुल के युद्ध के बाद हम अगली विजय बात करते हैं, तो वो है 1184 ईस्वी में नागौर विजय, ठीक है, नागौर विजय। नागौर विजय 1184 ईस्वी में होती है इनकी। देखो आपको पता होगा एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रदाय का ग्रंथ है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय। उस ग्रंथ में यह बताया जाता है कि आबू की राजकुमारी थी इच्छिणी, आबू की राजकुमारी थी इच्छिणी। तो आबू की राजकुमारी को गुजरात का शासक है भीमदेव सेकंड, वो चाह रहा था, और इधर पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय कह रहा था कि इच्छिणी को मैं पसंद करता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बीच विवाद चलने लग गया। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया जाता है। तो अगली जो इनकी विजय है वो 1184 ईस्वी में नागौर विजय। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वीराज और सहयोगिता की प्रेम कथा तो आप सभी को पता होगा। पृथ्वीराज और पृथ्वीराज, देखो पृथ्वीराज और सहयोगिता की प्रेम कथा, सहयोगिता की प्रेम कथा, ये तो बिल्कुल सभी को पता होगा, पृथ्वीराज व सहयोगिता की प्रेम कथा, ठीक है, पृथ्वीराज व सहयोगिता की प्रेम कथा। देखो पृथ्वीराज व सहयोगिता की प्रेम कथा को दोस्तों प्रमुख जैसे इतिहासकार हैं आपके सामने आते हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये जो प्रेम कथा है बिल्कुल एकदम सत्य है। दशरथ शर्मा जो है वो कहते हैं कि ये पृथ्वीराज व सहयोगिता की जो प्रेम कथा है ये एकदम क्या है, सत्य है, ठीक है, ये प्रेम विज्ञान में सत्य बताते हैं दशरथ शर्मा। तभी डॉक्टर ओझा और त्रिपाठी निराला, डॉक्टर ओझा, ठीक है, डॉक्टर हीराशंकर ओझा और त्रिपाठी निराला, ये बताते हैं पृथ्वीराज व सहयोगिता की जो प्रेम कथा है ये बिल्कुल काल्पनिक है, ठीक है, बनाई गई है, ये सत्य बताते हैं दशरथ शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम बताओ दोस्तों, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम। तो इनके पृथ्वीराज घोड़े का नाम था दोस्तों, इनके घोड़े का नाम नाट्यरंबा। क्या था दोस्तों? नाट्यरंबा। पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज की यदि मैं बात करता हूं तो पृथ्वीराज की जो छतरी है, देखो पृथ्वीराज की छतरी, पृथ्वीराज की छतरी कहां है दोस्तों? तो पृथ्वीराज की छतरी है गजनी में। पृथ्वीराज की छतरी कहां है? तो पृथ्वीराज की छतरी है गजनी में। और पृथ्वीराज का जो स्मारक है, पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो अजमेर में है। पृथ्वीराज का स्मारक कहां है दोस्तों? तो पृथ्वीराज का स्मारक है अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज के प्रमुख देख लेते हैं, प्रमुख कवि। देखो पृथ्वीराज के दरबार में प्रमुख कवि थे, उनके नाम भी देख लीजिएगा, जैसे जयानक हो गए, ठीक है, जयानक हो गए, जनार्दन हो गए, जनार्दन, ठीक है, जनार्दन हो गए, जयानक, जनार्दन, चंद्रप्रदायी हैं, ठीक है, चंद्रप्रदायी हैं, जयानक, चंद्रप्रदायी, विद्यापति, वागीश्वर, इस प्रकार से जो है पृथ्वीराज के दरबार में ये प्रमुख जो है कवि विद्वान रहते थे, ठीक है। इसके अलावा और आपको ध्यान रखना है, आपके सामने एक ग्रंथ आएगा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और एक सुरजन चरित्र। देखो एक तो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, मैं यहाँ पर ग्रंथ की बात कर रहा हूं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, और एक आपके सामने ग्रंथ आएगा सुरजन चरित्र, ठीक है, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, ये दो ग्रंथ है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र। इन ग्रंथों में क्या बताया जाता है? पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र, इन ग्रंथों में बताया जाता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 21 युद्ध हुए। ये किस ग्रंथ में बताया जाता है? तो पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र ग्रंथ में बताया जाता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 21 युद्ध हुए। उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, 21 युद्ध हुए, आप समझ लेना, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हमीर महाकाव्य, ये ग्रंथ अगला आता है दोस्तों, हमीर महाकाव्य। ये हमीर महाकाव्य ये ग्रंथ है, ये कहता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जो है वो 7 युद्ध हुए थे। ये क्या कहता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 7 युद्ध हुए थे, और जबकि 21 युद्ध बताता है पृथ्वीराज और सुरजन चरित्र ग्रंथ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है, बिल्कुल ये यहां तक आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आगे यदि और बात करता हूं दोस्तों, तो पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली के अंदर, इन्होंने दिल्ली में क्या किया, राय पिथौरागढ़, देखो राय पिथौरागढ़, दिल्ली में राय पिथौरागढ़ जो है बसाया था। दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किसने बसाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों दिल्ली में राय पिथौरागढ़ जो है बसाया था। तो ये हमारे पृथ्वीराज तृतीय हो गए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। अब यदि मैं और बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम कुछ ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये पृथ्वीराज के समय ही दोस्तों मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये पृथ्वीराज के समय ही मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, और इनका जन्म होता है दोस्तों 1143 के अंदर, 1143 में इनका जन्म होता है सजरी फारस ईरान के अंदर, सजरी फारस ईरान के अंदर इनका जन्म होता है 1143 ईस्वी में। आपको ध्यान
रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, देखो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और चिश्ती संप्रदाय की शब्दावली भी आपको याद होनी चाहिए कि चिश्ती संप्रदाय में गुरु को किस नाम से जानते हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर नाम से जानते हैं, शिष्य को मुरीद नाम से जानते हैं, उत्तराधिकारी को वली के नाम से जानते हैं, खानका रहने का जो स्थान होता है उसको यानी चिश्ती संप्रदाय में जो है रहने के स्थान को बोलते हैं खानका, ठीक है। इसी प्रकार से जो यात्रा करते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें जियारत नाम से जानते हैं, और जो तीर्थ यात्री होते हैं उन्हें जायरीन नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो चिश्ती संप्रदाय में जो उपदेश स्थल होता है, उपदेश स्थल, उसको जमीद खान नाम से जाना जाता है, जमीद खान। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित यदि मैं आपको एक और ग्रंथ बताता हूं, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, जैसे एक तो आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबर्दे ने लिखा था, यह ग्रंथ आता है दोस्तों पृथ्वीराज से संबंधित पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा था? चंद्रबर्दे ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबर्दे ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दोस्तों 69 सर्ग हैं, 69 तो सर्ग हैं, और 68 प्रकार के इसमें छंद हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में 68 प्रकार के छंद हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है वो छप्पे छंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कवि चंद्रबर्दे को छप्पई का राजा भी कहा जाता है इसी ग्रंथ में, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबर्दे ने। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने पूर्ण किया था? तो जल्लहड़ ने पूर्ण किया था दोस्तों। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जल्लहड़ ने पूर्ण किया था, लिखा किसने? चंद्रबर्दे ने। इसके बाद है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ दोस्तों पृथ्वीराज से संबंधित है, जयानक ने लिखा था। तो दोस्तों ये प्रमुख आपके सामने दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय जो है हमारा अंतिम शासक जो है वो कंप्लीट होता है। ये जो आपको सामने जो पॉइंट नजर आ रहे हैं इनको अच्छे से आप सभी को याद करने दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ है, इनकी घोड़े का नाम क्या है, इनकी छतरी कहाँ है, ठीक है। ये वो सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन का दमन कब किया था, भंडारकों का दमन कब किया था, इस तरीके से ये प्रमुख प्रश्न आपको नोट्स बनाते हुए साथ साथ में चलना है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं। लाइटें भी वापस आ गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अजमेर का चौहान वंश पढ़ा। अजमेर के चौहान वंश के अंदर सबसे पहले हमने अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक यानी अजय राज के बारे में जाना। अजय राज के बाद में फिर अरुणराज के बारे में जाना, अजय राज, अरुणराज, फिर हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जाना। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में एक आते दोस्तों, ध्यान रखना, पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड को हमने छोड़ दिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में हमने डायरेक्ट देखा सोमेश्वर के बारे में, और सोमेश्वर से ही प्रमुख हमने जैसे पृथ्वीराज सोमेश्वर के बाद में जैसे हमने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देखा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है अजमेर का चौहान वंश कंप्लीट होता है। अजमेर के चौहान वंश से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मैं नेक्स्ट आपके सामने अगला चौहान वंश जो राजवंश है वो लेकर आऊंगा आपके सामने, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको 100% सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है। सच्चे मन से दिल से मेहनत करते हैं तो इसका परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलने वाला है, ठीक है। आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम ही 100% जो है पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।